हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसकी जो वीडियो रहेगी वो वीडियो नंबर रहेगी 4। जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, ये चल रहा है इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम। अभी तक हम इंट्रोडक्शन टू जीन कर रहे हैं, जीनोम की स्टडी हम आगे करेंगे। इस पे जीन की स्टडी पे हमने पीछे भी 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो टाइप करें सीनियर साइंस 03 इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम, 02 इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम एंड 01 इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम। ठीक है, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सो आज की जो वीडियो रहेगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, एक बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस है। लेंथी हाइपोथेसिस नहीं बोल सकते इसको, हम इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस बोलेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है जो मिनिमल मीडिया या कंप्लीट मीडियम के अंदर जब जीन को रखा गया उनकी ग्रोथ कैसे हुई, इसके ऊपर रहेगी कुछ। इसके लिए 2 हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका योगदान, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला उनके इस योगदान के लिए। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू सीनियर साइंस। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, इसकी जो शुरुआत रहेगी वो हुई 1909 में। ठीक है, जो वन जीन की स्टडी है, अगर हम जीन की स्टडी की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर हमें जीन की स्टडी देखने को मिलती है। तो जीन की जो स्टडी रहेगी वो जो जेनेटिक है, किस टाइप की जेनेटिक, बायो केमिकल जेनेटिक्स में हमें इसकी स्टडी देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिकल जेनेटिक्स की शुरुआत की। तो उन साइंटिस्ट का नाम रहा होगा आर्कीबोल्ड गैरोड। ठीक है, उनका नाम रहेगा आर्कीबोल्ड गैरोड। तो इन्होंने 1909 के अंदर क्या किया, एक जो थ्योरी थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, इस थ्योरी की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई, बट इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी जेनेटिक डिजीज, जिसको हम बोल देते हैं जेनेटिक डिजीज, वो किसके कारण होता है, इन्होंने उसका रीजन दिया था कि वो डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म। इन्होंने कहा कि जब मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफेक्ट आता है तो उसके कारण कोई भी जेनेटिक डिजीज हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसके अंदर डिफेक्ट आएगा, उसके कारण क्या होगा, एक जेनेटिक डिजीज फैल जाएगा। और वो जेनेटिक डिजीज कैसा हो सकता है, कोई भी रिसेसिव जेनेटिक डिजीज जिसका हम नाम ले सकते हैं। तो इन्होंने एक सिंपल सा जेनेटिक डिजीज था जिसका एग्जाम्पल दिया। वो जो ये जेनेटिक डिजीज़ रहेगा बहुत ही रेयर जेनेटिक डिजीज़ है। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें नीट की तो नीट में भी पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें CSIR नेट की तो नेट में भी बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो इनकी हम लास्ट में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी थ्योरी। तो इन्होंने कहा एक डिजीज़ है अल्काप्टोनुरिया। इस डिजीज़ का इन्होंने नाम लिया, कहा कि जो ये डिजीज़ है ये किसके कारण है, जो डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म और डिफेक्ट इन एंजाइम के डिफेक्ट के कारण ये क्या हो रहा है, ये डिजीज़ हो रहा है अल्काप्टोनुरिया। तो डिस्कस करते हैं अल्काप्टोनुरिया क्या है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काप्टोनुरिया डिजीज। तो जैसा कि गैरोड साहब ने कहा कि ये डिजीज कैसा है, एक डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म, ये डिफेक्ट इन एंजाइम के कारण होता है। तो अल्काप्टोनुरिया है क्या रियल में, इसका हम पता लगाते हैं।
तो थोड़ा सा इसको पहले, सबसे पहले क्या बोला गया, ब्लैक यूरिन डिजीज कहा गया। इसको क्या कहा गया है, ब्लैक यूरिन डिजीज, बिकॉज ये क्या है, एक रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, बहुत ही रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता ये, ठीक है, बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही रेयर डिजीज है। तो इस डिजीज के कारण क्या होता है, जो बॉडी के अंदर, बॉडी हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, जब बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म चलता है, तब बॉडी के अंदर, बॉडी टोटली किसमें, 2 पार्ट के अंदर टूटती है, ब्रेक डाउन इनटू 2 अमाइनो एसिड। बॉडी क्या करेगी, 2 अमाइनो एसिड के अंदर टूटेगी, 2 अमाइनो एसिड के अंदर टूटेगी, ठीक है। अब बॉडी पूरी की पूरी दोनों अमाइनो एसिड के अंदर नहीं टूटते। अच्छा, ये 2 अमाइनो एसिड कौन से होंगे, टायरोसिन, फर्स्ट हो जाएगा टायरोसिन एंड सेकंड वन हो जाएगा फिनाइल अलानिन। जब बॉडी के अंदर ऐसा होगा, मीन बॉडी क्या करेगी, पूरी की पूरी, जब इस डिजीज होगा, ये डिजीज किस कारण होगा उसकी बात कर रहे हैं हम। पहले इस डिजीज को क्या बोल रहे हैं हम, ब्लैक यूरिन डिजीज बोल रहे हैं, और ये बहुत ही कम, बहुत ही रेयर पाया जाता है। जो किसके कारण होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिसके कारण बॉडी क्या होती है, पूरे 2 अमीनो एसिड के अंदर टूट जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन एंड फिनाइल अलानिन। इनके बनने की बजाय बॉडी के अंदर एक चीज बन जाती है, हेट्रोजेनेटिक एसिड। एक थर्ड न्यू चीज बन जाती है, हेट्रोजेनेटिक एसिड। ये हेट्रोजेनेटिक एसिड क्या करता है, ब्लड के अंदर एज अ टिश्यू बिहेव करता है, एज अ टिश्यू बिहेव करता है, धीरे धीरे बॉडी के ब्लड को भी काला करना स्टार्ट कर देता है। स्किन के ऊपर क्या आ जाता है, तो इसके हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्किन कैसे हो जाती है, ब्लैक पैचेस, ब्लैक पैचेस, स्किन के ऊपर कैसे ब्लैक पैचेस आ जाएंगे। यूरिन का कलर कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, यूरिन कैसे कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी भी कैसी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी कैसी ब्लैकिश, पूरी स्किन ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ एक सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं। तो स्किन कैसी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैक कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी, और यूरिन भी ब्लैक। तो इसीलिए इसको ज़्यादातर क्या बोला जाता है, ब्लैक यूरिन डिजीज, क्योंकि सबसे पहला असर इसका यूरिन में देखने को मिलता है। तो इसीलिए गैरोड ने क्या कहा, इसको रेयर इनहेरिटेड डिजीज, जो किस कारण होता है, एक डिफेक्ट इन एंजाइम, मीन डिफेक्ट इन एंजाइम के कारण ये डिजीज होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसका एग्जाम्पल दिया है गैरोड साहब ने। तो आगे चलते हैं, हमारी जो मॉडर्न थ्योरी आती है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न वर्क ऑन दिस थ्योरी का नाम रहेगा 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इससे पहले जिस साइंटिस्ट को हमने डिस्कस किया है, आर्कीबोल्ड गैरोड, मेनली देन तो उनकी है ये, ठीक है, 1909 में तब की ये बात है। तो इन्होंने इस पूरी थ्योरी के ऊपर एक बुक लिख दी, इनबोर्न एरर, इस नाम से ये बुक थी, ठीक है, इनबोर्न एरर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म। तो इस नाम से ये बुक थी। तो इस बुक के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो पूरी की पूरी
क्लासिक, पूरी की पूरी क्या थी, क्लासिक बायोकेमिकल थी, बायोकेमिकल जेनेटिक्स थी, पूरी की पूरी क्लासिकल बायोकेमिकल जेनेटिक्स थी। तो ये बुक लिखी इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म, किनकी लिखी हुई है, आर्कीबोल्ड गेरोड की। 1909 के अंदर इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आता है मॉडर्न वर्क ऑन वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के ऊपर जो मॉडर्न वर्क रहेगा वो किनका रहेगा। अब मेनली 2 साइंटिस्ट आ जाएंगे इस वर्क को करने के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस फील्ड में लगे हुए थे, तो मेनली जो 2 रहेंगे जिनका वर्क सक्सेस हुआ उनका नाम लेंगे हम। कौन कौन से रहेंगे, बीडल एंड टाटम। ये कर रहे थे डिस्कवरी इस वर्क के लिए। तो उनकी मेनली डिस्कवरी रही न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो उन्होंने एक जीन लिया न्यूरोस्पोरा क्रासा, उसके ऊपर इन्होंने पूरी की पूरी डिस्कवरी कर दिया, अपनी पूरा का पूरा जो ये वर्क था इसको निपटा दिया। अब न्यूरोस्पोरा क्रासा का ही जीन इन्होंने लिया, इसी को ही सिलेक्ट किया उन्होंने अपनी इस थ्योरी के लिए, अपनी इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसी जीन को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, इसी ही जीन को सिलेक्ट किया। तो इसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा के सिलेक्शन के पीछे सिर्फ वैसे ही रीजन रहेंगे जैसा कि मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट को चुना था। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप बेटर जानते हो। तो पी प्लांट को चुना था, ऐसा ही न्यूरोस्पोरा क्रासा का रीजन रहेगा चुनाव के पीछे। तो इसके चुनाव के पीछे क्या क्या रीजन थे वो देख लेते हैं हम। तो बात कर रहे थे हम न्यूरोस्पोरा क्रासा, इसको चुनने के पीछे क्या क्या रीजन थे। फर्स्ट, इजी टू ग्रो। ठीक है, इसको ग्रो करना भी इजी था, हैंडल करना भी इजी था। सेकंड वन, it has haplontic type लाइफ साइकिल। ठीक है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी रहेगी, हैप्लोन्टिक टाइप, तो हैप्लोइड लाइफ रहेगी इसकी। इजी टू स्टडी, इजी टू स्टडी। अब इसकी लाइफ कैसी है, हैप्लोन्टिक है, तो इसके जीन के अंदर कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिप्लोन्टिक के अंदर ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो स्टडी करने के लिए इजी रहेगा, तो इसीलिए इसका चुनाव किया गया। ठीक है, इजी टू स्टडी में मीन जो जेनेटिक एनालिसिस है वो कैसा हो गया इनके लिए, सिंपल हो गया था। जेनेटिक एनालिसिस कैसा हो गया, सिंपल हो गया। एंड जो रिसेसिव ट्रेट्स थे वो भी ऑफस्प्रिंग के अंदर देखे जा सकते थे। रिसेसिव ट्रेट्स शो इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिसेसिव ट्रेट्स को भी देखा जा सकता था। तो ये रीजन थे कि इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा जीन को ही सिलेक्ट किया। अब जो ये जीन था इसकी एक खासियत थी, इन्होंने सबसे पहले एक मीडियम लिया। तो सबसे पहले हम मीडियम को भी देख लेते हैं। तो बीडल एंड टाटम ने एक मीडियम बनाया भाई, जिसका नाम था मिनिमल मीडिया, जिसके अंदर जीन ग्रो हो रहा था, उसका इन्होंने नाम दिया मिनिमल मीडिया। ठीक है, क्या नाम दिया, मिनिमल मीडिया। तो मिनिमल मीडिया को इन्होंने बनाया 3 चीजों से मिक्सअप करके। मेनली क्या 3 चीज मेन थी जो इन्होंने डाली मिनिमल मीडिया के अंदर। 3 चीजें मेन कौन कौन सी रहेंगी,
सॉल्ट, ठीक है, सोडियम और आयन वगैरह होते हैं इसके अंदर, शुगर जो कार्बन को पूरा करती है, ऑर्गेनिज्म कार्बन के ऊपर, कार्बन से अपना फूड बनाता है तो उसको पूरा करती है शुगर, और थर्ड डाला था बायोटिन, ठीक है, जो हार्डनेस के लिए होता है। तो मिनिमल मीडिया के अंदर क्या क्या चीज डाली, सॉल्ट, शुगर एंड बायोटिन। ये कैसा मीडिया था, बिल्कुल सिंपल मीडिया था। जब न्यूरोस्पोरा क्रासा को इस मीडिया के अंदर रखा गया, अब जो न्यूरोस्पोरा क्रासा था, न्यूरोस्पोरा क्रासा को इस मीडिया के अंदर रखा गया, न्यूरोस्पोरा क्रासा को इस मीडिया के अंदर रखा गया, तो क्या हुआ, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली। तो उन्होंने देखा कि जो मिनिमल मीडिया के अंदर न्यूरोस्पोरा क्रासा है वो ग्रो हो रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ग्रो हो रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ग्रोथ का मीन क्या है, मेनली रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, ग्रो हो रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक और मीडिया था, उसकी हम आगे बात करते हैं, जिसको कंप्लीट मीडिया बोल दिया गया, ठीक है। ये था मिनिमल मीडिया और दूसरा मीडिया कंप्लीट मीडिया, उसकी हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं हम न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर। जो एक्सपेरिमेंट था, तो ये कैलिफोर्निया के अंदर कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट। तो न्यूरोस्पोरा क्रासा के जो ट्रेट्स थे उनको ट्रीट कर रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट था न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर। तो कैलिफोर्निया की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर ये दोनों काम कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों काम कर रहे हैं। और काम के दौरान ये क्या कर रहे हैं, जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है उनके जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब स्पोर्स को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ये न्यूरोस्पोरा क्रासा के कुछ एक स्पोर्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं, ये ट्रीट कर रहे हैं। स्पोर्स ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा, तो इनको क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। अब इन्होंने इनको ट्रीट करते हुए क्या किया, यहां से कुछ एक्स रेज निकाली और इनके अंदर से गुजार दी। यहां से कुछ एक्स रेज निकाली और इनके अंदर से पास करवा दी। एक्स रेज का रीजन क्या था इनके अंदर से पास करवाने का, क्योंकि एक्स रेज ही ऐसी रेज थी जो उस टाइम पे क्या कर सकती थी, इनके अंदर म्यूटेशन करवा सकती थी। जो इनका एक डीएनए था, मान लो ये न्यूरोस्पोरा क्रासा का जीन है, तो इनका जीन ऐसा है कुछ, ठीक है, डीएनए जीन हम बोल सकते हैं, ऐसा है। तो इनके अंदर जब एक्स रेज पास करवाएगी तो इनका जीन कुछ अलग तरीके का हो गया, ठीक है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफाई हो गया, वो थोड़ा बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिला। अब बीडल एंड टाटम को कैसे पता लगा कि इनके अंदर म्यूटेशन हो गई, ठीक है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर से हमने एक्स रेज पास करा दी, हमें पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, वापिस से इन जीन्स को क्या किया, मिनिमल मीडिया के अंदर डाल दिया। अगेन क्या किया इन्होंने, उन जीन को मिनिमल मीडिया के अंदर फिर से डाल दिया, क्योंकि जब सिंपल ट्रेड्स थे तो ग्रो कर रहे थे, अच्छे से ग्रो कर रहे थे, अच्छे से उनके अंदर क्या हो रही थी, रिप्रोडक्शन हो रही थी। अब इन्होंने वापस से जब उनको मिनिमल मीडिया के अंदर डाला तो उनके अंदर किसी तरीके की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, ठीक है, उनके अंदर किसी तरीके की कोई भी ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिली। इसके अंदर कैसा मीडिया था, मिनिमल मीडिया था, मिनिमल मीडिया। तो जब उन्होंने मिनिमल मीडिया के अंदर डाल दिया न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को,
न्यूरोस्पोरा क्रासा के स्पोर्स को जब मिनिमल मीडिया के अंदर डाल दिया तो उन्हें किसी तरीके की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। सो उनकी समझ में ये आया कि जो इनका जीन है वो क्या हो गया है, म्यूटेशन आ गई है उनके अंदर। उस जीन के अंदर क्या आ गई है, म्यूटेशन आ गई है, जिसके कारण पहले वो शुगर से या सॉल्ट से क्या बना रहा था, अपना फूड बनाकर ग्रो कर रहा था। अब वो वैसा नहीं कर रहा, उनसे डायरेक्टली फूड नहीं बना पा रहा है। उनसे क्या नहीं कर पा रहा है, डायरेक्टली फूड नहीं बना पा रहा है। इस कारण क्या हो गया, उनके जीन के अंदर क्या आया है, चेंज आया है। अब उन्होंने फिर से ऐसा किया, मिनिमल मीडिया के अंदर एक क्या कर दिया उन्होंने, एंजाइम को ऐड किया। कोई भी एंजाइम, एक एंजाइम को ऐड कर लिया। अब एक एंजाइम को जब उन्होंने ऐड किया तो यहां पे ग्रोथ देखने को मिली कि मॉडिफाइड जीन कब ग्रो करता है, जब उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप का हम एंजाइम ऐड कर देंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने एक दूसरा मीडिया बनाया, सेकेंड मीडिया बनाया। सो इसी को लेकर उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड मीडिया बनाया। फर्स्ट जो मीडिया रहेगा हमारा मिनिमल मीडिया, और दूसरा जो मीडिया रहेगा वो कैसा रहेगा, कंप्लीट मीडिया। ठीक है, मिनिमल मीडिया में क्या बताया था मैंने, सॉल्ट, शुगर और बायोटीन रहेंगे। कंप्लीट मीडिया में क्या रहेंगे, सॉल्ट, शुगर, बायोटीन प्लस विटामिन एंड एंजाइम, ग्रोथ एंजाइम या अमीनो एसिड बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मिनिमल मीडिया तो रहेगा प्लस में अमीनो एसिड भी रहेंगे, प्लस में विटामिन्स भी रहेंगी, जो जीन के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीनो एसिड के कारण ही क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जब उन स्पोर्स को डाला गया, इसके अंदर जो म्यूटेंट स्पोर्स थे वो क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे प्रॉपरली क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। और जब म्यूटेंट स्पोर्स को इनके अंदर डाला गया, तो ये ग्रो नहीं कर रहे थे, इनके अंदर किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ, इन्होंने जीन को पुट कर दिया अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। ट्रीटेड जीन्स थे सारे के सारे, तो 4 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम। ठीक है, छोटी बड़ी बन गई, एक ही साइज की बना लेते हैं। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने। इसके अंदर, सबके अंदर पहले क्या डाल दिया हमने, मिनिमल मीडिया डाल दिया। ठीक है, एंड सेकंड चीज इसके अंदर क्या डाल दिए, वो हम अलग कलर से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सेकंड थिंग, इसके अंदर न्यूरोस्पोरा क्रासा कि ट्रीटेड जो म्यूटेंट हैं, डिफेक्टेड म्यूटेंट बोल सकते हैं जिनको हम, वो डाल दिए हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, मिनिमल मीडिया, और कुछ ग्रीन कलर के स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रीटेड या फिर म्यूटेंट स्पोर ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा। ट्रीटेड या म्यूटेंट स्पोर ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है, सब पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसा है, मिनिमल मीडिया, सबके अंदर डाला हुआ है मिनिमल मीडिया। तो इसके अंदर जब डाला गया मिनिमल मीडिया को, इसके अंदर जब मिनिमल मीडिया को डाला गया, मिनिमल मीडिया के अंदर न्यूरोस्पोरा क्रासा को जब डाला गया
तो इनके अंदर किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। रीज़न क्या है? वही म्यूटेंट है और क्या हो गया, उनके साइज चेंज आ गया उनके डीएनए के अंदर, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड अब खुद बना नहीं पा रहे हैं सिंपल शुगर से। तो उनको क्या चाहिए, बने बनाए ग्रोथ रिक्वायरमेंट थी। अब सेकंड वन वाले में हमने क्या किया कि इसके अंदर तो वैसा ही है, सारे सैंपल वैसे ही हैं, फर्स्ट के जैसे ही। नाम दे देते हैं इनको हम A, B, C एंड D। तो सारे सैंपल वैसे ही है। अब क्या किया गया, सेकंड वाले के अंदर जीन A है, जीन B है, जीन C, जीन D। सेकंड वाले के अंदर क्या पुट कर दिया गया, एक ऑर्निथिन अमीनो एसिड या एंजाइम, कुछ इस तरीके का बना रहा हूं मैं, ऑर्निथिन। ये जब पुट किया गया तो इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली, ग्रोथ। इसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली, ग्रोथ हमें देखने को मिली। जिनमें ग्रोथ हो रही है मैं टिक का निशान लगाता जाऊंगा। फिर इसके अंदर सिट्रुलिन डाला गया। अब सिट्रुलिन के कारण इसमें भी क्या हुई, ग्रोथ देखने को मिली। जब इसके अंदर सिट्रुलिन डाला गया तो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गई, तो इसके अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो हम एक एंजाइम ऐड कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ होती जा रही है। एक एंजाइम ऐड किया जा रहा है जिसके कारण क्या हो रही है, इनकी ग्रोथ होती जा रही है। थर्ड वन के अंदर आर्जिनिन जब इसके अंदर डाला गया तो इसके कारण भी इसको क्या देखने को मिली, ग्रोथ। तो मेन बेसिक बात यहां पे क्या थी कि जब म्यूटेशन आई डीएनए के अंदर तो जो वही पुराना ग्रोथ रिक्वायरमेंट जो उसको मिल रहा था अब वो काम नहीं कर रहा। जब म्यूटेशन आई डीएनए के अंदर, जब वो पुराना हम उसको फूड दे रहे थे अब वो काम नहीं कर रहा। जब इसके अंदर भी म्यूटेशन आई है तो उसको फूड के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट है ज़्यादा की। जब बॉडी के अंदर ऐसी कुछ म्यूटेशन आती है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, मीन फूड भी कुछ अच्छा चाहिए, जिसके कारण इसको फूड अच्छा नहीं मिला तो क्या हो गया, इसकी ग्रोथ रुक गई, जिसको हम क्या बोल रहे थे, डिफेक्ट। कि वन जीन क्या कर रहा था, एक एंजाइम का सिंथेसिस कर रहा है। एक जीन के कारण ही एक एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा था इसमें। तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है ना, जब तक एंजाइम नहीं डाला गया तो ये ग्रोथ नहीं कर रहा म्यूटेंट स्पोर। जब एंजाइम डाल दिया गया तो वो जीन क्या कर रहा है, एक एंजाइम का सिंथेसिस कर रहा है। हमने क्या यहाँ पे ऑर्निथिन एंजाइम डाल दिया, यहाँ पे सिट्रुलिन एंजाइम डाल दिया, यहाँ पे आर्जिनिन एंजाइम डाल दिया, जिसके कारण क्या, सिंथेसिस के कारण इनकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो एक जीन एक एंजाइम का सिंथेसिस कर रहा है, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो ये थ्योरी प्रेजेंट की थी जॉर्ज बीडल एंड E.L. टाटम ने। जी बीडल एंड E.L. टाटम ने, तो इसके लिए इनको 1956 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इसके लिए इनको क्या किया गया, इस थ्योरी के लिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए 1956 के अंदर इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की कहानी। अच्छा, ये वाला अच्छे से समझ में आ गया कि वन जीन वन एंजाइम को कैसे सिंथेसिस कर रहा है। हुआ ये है कि जब इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एंजाइम नहीं है, उसको ये सिंथेसिस नहीं कर रहा और ना ही इसमें ग्रोथ हो रही है। जब इसमें ऑर्निथिन डाला गया तो केवल ऑर्निथिन के कारण ही इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो एक जीन एक एंजाइम को सिंथेसिस कर रहा है। एक ही टाइप के जीन है ना इसके अंदर, एन क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो जब इसके अंदर सिट्रुलिन को डाला गया है तो केवल सिट्रुलिन के कारण ही ये क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसके अंदर जब आर्जिनिन डाला गया है तो आर्जिनिन के कारण ही क्या हो रही है, इसकी केवल ग्रोथ हो पा रही है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। जब नहीं होंगे तो इनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्या बोल देते हैं उनको, डिफेक्ट।
क्या आ गया उसके अंदर डिफेक्ट, और उसके कारण क्या हो जाता है, एक डिजीज हो जाता है। ठीक है, इनहर्टेड डिजीज, जिसका हमने अभी एग्जांपल देखा था, अल्काटोनुरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोल दिया था उसको हमने। तो जी बीडल एंड ईएल टाटम को क्या मिला, शायद ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, जी बीडल एंड ईएल टाटम को क्या मिला, 1956 में इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि वन जीन वन एंजाइम को सिंथेसिस कर रहा है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ गया है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अगर ऐसा होता So, one gene synthesis one enzyme which is responsible for controlling biochemical रिएक्शन, जो इसके अंदर बायोकेमिकल टाइप की रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें पता है कि एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स का ही डीएनए बना है और प्रोटीन्स का ही आरएनए भी बना है, प्रोटीन का ही क्या चीज बना हुआ है, आरएनए। बट सम टाइम पे क्या होता है, डीएनए तो शो करता है हर टाइम पे एंजाइम एक्टिविटी, बट सम टाइम पे मैनिफेस्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को आरएनए। कौन, मैनिफेस्ट एंजाइम एक्टिविटी, सम टाइम एंजाइम एक्टिविटी को क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो उस टाइम पे हम ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा ही केस है कि हमें प्रोटीन की या एंजाइम की लॉन्ग क्या देखने को मिलती है, चेन, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शीट्स भी देखने को मिलती है। तो उस केस में हम इस थ्योरी का नाम क्या दें, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ही दें, कि एंजाइम की हमें बहुत बड़ी चेन देखने को मिली है, उसमें कोई एक टाइप का एंजाइम तो नहीं है। अरे भैया, भी हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, सिर्फ एक ही टाइप का एंजाइम डाला, बट जब हमें आरएनए के अंदर देखने को मिलेगा तो उसमें सिंगल टाइप का एंजाइम तो होगा नहीं। ऐसा ही हमें लॉन्ग चेन के अंदर देखने को मिलेगा तो उसमें भी एक सिंगल टाइप का एंजाइम नहीं होगा। कैसा होता है, कहाँ होती है ये चेन, जैसा हमारे ब्लड के अंदर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन कैसा, 4 टाइप की लॉन्ग चेन से बना है, 2 अल्फा टाइप होती हैं और 2 बीटा टाइप होती है। ठीक है, 2 अल्फा टाइप होती हैं, 2 बीटा टाइप होती हैं। जब ऐसा तो नहीं है कि इनके अंदर एक एंजाइम के अंदर ही डिफेक्ट आएगा, पूरी की पूरी चेन के अंदर आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, पूरी की पूरी चेन ही रिस्पॉन्सिबल होगी ना ग्रोथ के लिए। पूरा का पूरा एंजाइम मिलेगा तो पूरी की पूरी चेन ग्रोथ करेगी, तभी हीमोग्लोबिन मिलेगा। सो इस टाइम पे अगर हम थ्योरी को कुछ नाम देना चाहेंगे तो क्या नाम दे सकते हैं, वन एंजाइम वन पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस। क्या नाम दे सकते हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस। तो ऐसा भी नाम दे सकते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। थ्योरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। हाँ, तो कुछ एक क्वेश्चन है जो नीट में भी आ चुके हैं या आने की गुंजाइश भी रहती है आगे, तो देखते हैं उनको कैसे कैसे क्वेश्चन है वो।
ये क्वेश्चन बना था 1 जीन 1 एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, हाइपोथेसिस was given by, ठीक है, किसने दी थी? तो अब तो हमें पता है, सीधा टिक मार्क कर देंगे, 4 ऑप्शन आए हुए थे, बीडल एंड टाटम, उनमें से जी बीडल एंड एल टाटम उनमें से एक ऑप्शन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनको नोबेल प्राइज नेट के हिसाब से, CSIR नेट के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि इनको जो नोबेल प्राइज है वो कब मिला, 1956 में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहाँ पे परफॉर्म किया? कैलिफोर्निया में परफॉर्म किया था, कैलिफोर्निया की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर परफॉर्म किया था। इनका ये एक्सपेरिमेंट कौन से जीन के ऊपर था? न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर था, न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर था ये जीन, ठीक है। एक क्वेश्चन अल्का पटोनूरिया डिजीज से भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है? सिंपल इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत थी वो किन्होंने की थी? गैरोड साहब ने की थी। कब की थी? 1909 की बात है। गैरोड साहब ने 1909 में की थी। उन्होंने ही कहा था कि जो अल्का पटोनूरिया है वो क्या है? एक इनहेरिटेड डिजीज है। किसके कारण है? क्योंकि डिफेक्ट है मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो इसके कारण ही है। अगर डीप से पूछेगा तो कैसे पूछेगा? अल्का पटोनूरिया क्यों होता है? तो इसमें एक हेट्रोकाइनेज एसिड बन जाता है जिसके कारण पूरी की पूरी बॉडी ब्लैक पड़ने लग जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक यूरिन। ये अल्का पटोनूरिया के अंदर बॉडी ब्लैक किसके कारण पड़ती है? तो ये टिश्यू का रूप लेने लग जाता है धीरे धीरे। जो एसिड है हेट्रोकाइनेज एसिड, तो ये टिश्यू का रूप लेने लग जाता है धीरे धीरे और पूरी की पूरी बॉडी कैसे हो जाती है? पूरी की पूरी बॉडी और टिश्यू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऑल दी बेस्ट।